हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में। दोस्तों, आज के समय में हम कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई? कौन कौन सी प्रमुख एयरलाइंस और एयरपोर्ट हैं, और वायु परिवहन इतना तेज और महत्वपूर्ण क्यों है? यही सब हम आज की क्लास में समझेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि वायु परिवहन क्या है, भारत में इसका विकास, प्रमुख एयरपोर्ट और एयरलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो वायु परिवहन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास, वायु परिवहन। वायु परिवहन का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है? हवा में होता है। कैसे होता है? हवा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को क्या बोला जाता है? एयर ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोला जाता है? एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत की बात की जाए तो 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली एयरमेल सेवा शुरू की गई। तो भारत में जो हवाई परिवहन की शुरुआत है वो 1911 में हुई, जब इलाहाबाद और नैनी के बीच में पहली क्या चली थी? एयरमेल सेवा शुरू की। एयरमेल का मतलब मेल भेजे गए थे। तो जो भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत है 1911 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और कहां से कहां के बीच में थी? इलाहाबाद और नैनी के बीच में पहली बार एयरमेल सेवा शुरू की गई। भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस थी, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। और अगर बात की जाए भारत की पहली एयरलाइंस की, तो भारत की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस थी, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। तो जो भारत की पहली एयरलाइंस थी वो टाटा एयरलाइंस थी, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया। 1953 में एयर ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो गया? नेशनलाइजेशन किया गया। क्या गया? हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार ने दो कंपनियां बनाई, एक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस। तो 1953 में क्या हुआ? हवाई परिवहन का नेशनलाइजेशन किया गया और सरकार ने दो कंपनियां बनाई, एक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस। तो ये याद रखिए, भारत में पहली हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच में एयरमेल सेवा शुरू हुई। और भारत की पहली एयरलाइंस की बात की जाए तो टाटा एयरलाइंस थी, जिसकी स्थापना 1932 में हुई। बाद में जाकर इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? एयर इंडिया किया गया था। 1953 में हवाई परिवहन का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार ने दो कंपनियां बनाई, एक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस। अब बात करें सन 1981 की, तो सन 1981 में छोटे छोटे शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से वायुदूत सेवा प्रारंभ की गई। तो 1981 में क्या हुआ? छोटे छोटे शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा प्रारंभ की गई, जिसके बाद में इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया। कि उसका बाद में किस में विलय कर दिया गया? इंडियन एयरलाइंस में। तो सन 1981 में भी छोटे छोटे शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा शुरू की गई, जिसको बाद में इंडियन एयरलाइंस में विलय कर दिया। सन 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कर नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, जिसे बाद में पुणे एयर इंडिया नाम से जाने जाने लगा। तो सन 2007 में क्या हुआ था? जो एयर इंडिया है और इंडियन एयरलाइंस का क्या कर दिया? विलय करके नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NACIL कहते हैं, का गठन किया गया, लेकिन बाद में पुणे एयर इंडिया नाम से जाना जाने लगा। तो वायुदूत सेवा 1981 में शुरू की गई थी, बाद में इसको एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को विलय करके क्या बनाया था? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया, जिसको बाद में चलकर पुणे क्या नाम दे दिया गया? एयर इंडिया। अगर बात करें एयर इंडिया के मुख्यालय की, तो एयर इंडिया का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसका प्रशासनिक कार्यकाल मुंबई में है। तो जो एयर इंडिया का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो नई दिल्ली में स्थित है, बल्कि इसका प्रशासनिक जो कार्यकाल है वो कहाँ पर स्थित है? कार्यालय है, जो प्रशासनिक कार्यालय है वो मुंबई में है। अगर बात की जाए इसका शुभंकर, तो इसका शुभंकर क्या है? महाराजा है। और अगर बात की जाए इसके प्रतीक की, तो इसका प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस के साथ कोणार्क चक्र है। क्या है?
उड़ते हुए हंस के साथ में कोणार्क चक्र किसका प्रतीक चिन्ह है? एयर इंडिया। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एयर इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इसका शुभंकर है वो महाराजा है। अगर बात की जाए इसका प्रतीक की, तो उड़ते हुए हंस के साथ में क्या है? कोणार्क चक्र इसके प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। अगर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की, वायु परिवहन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की बात की जाए, तो सबसे पहले बात करते हैं AAI। इसको बोला जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? AAI को बोला जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और ये हवाई अड्डों के निर्माण और प्रबंधन करती है। इसका काम क्या होता है? हवाई अड्डों का निर्माण और प्रबंधन करना। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यह अड्डों का निर्माण और प्रबंधन का कार्य करती है। बात की जाए DGCA, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये नियम बनाती है और पायलटों को लाइसेंस प्रदान करती है। तो जो DGCA है, जिसकी फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ये क्या करती है? नियम बनाती है और पायलटों को लाइसेंस प्रदान करती है। तो वायु परिवहन से रिलेटेड जो भी नियम है वो कौन बनाती है? DGCA ही बनाती है और पायलटों को लाइसेंस प्रदान करती है। अगर बात की जाए BCAS, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्या होती है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबंधित नियम तय करती है। तो जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, जिसको शॉर्ट में BCAS बोलते हैं, ये क्या करती है? हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबंधित नियम तय करती है। तो याद रखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, यह हवाई अड्डों का निर्माण और प्रबंधन करती है। जबकि जो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, ये नियम बनाती है और पायलटों को लाइसेंस प्रदान करती है। जबकि BCAS, जिसकी फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, वो हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबंधित नियम तय करती है। अगर बात की जाए वायु परिवहन की रिलेटेड प्रमुख योजनाओं की, तो एक योजना थी उड़ान। कौन सी थी? उड़ान, जिसकी फुल फॉर्म थी उड़े देश का आम नागरिक। क्या थी? उड़ान की फुल फॉर्म उड़े देश का नाम आवरी। ये सेवा शुरू की गई थी और योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो उड़ान योजना है, ये वर्ष 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों को जोड़ना था। तो जो उड़ान योजना है, ये 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों को जोड़ना है। बात की जाए कृषि 2.0 योजना के तहत किसानों के खराब होने वाले उत्पाद जैसे फल और सब्जियों को हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। तो एक वायु परिवहन की प्रमुख योजना है कृषि उड़ान 2.0। इस योजना के तहत जो किसानों के खराब होने वाले उत्पाद जैसे फल और सब्जियों को हवाई मार्ग से पहुंचाया जाता है। अगर बात की जाए डिजी यात्रा योजना में, तो इस योजना में बायोमेट्रिक तकनीकी फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करके एयरपोर्ट पर पेपरलेस एंट्री दी जाती है। तो अगर आप डिजी यात्रा यूज करते हो तो उसमें आपको क्या होता है? फेस रिकॉग्निशन होता है, उसमें बायोमेट्रिक तकनीकी होती है, किसी प्रकार के आपको पेपर की एंट्री के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिजी यात्रा योजना क्या है? तो इस योजना में बायोमेट्रिक तकनीकी का उपयोग करके एयरपोर्ट पर पेपरलेस एंट्री दी जाती है। अगर बात की जाए नाव निर्माण योजना की, तो का उद्देश्य एयरपोर्ट की क्षमता को 5 गुना बढ़ाना है। क्या है? जो नाव योजना का उपयोग NABH है, उसका योजना का उद्देश्य है वो एयरपोर्ट की क्षमता को 5 गुना बढ़ाना है। तो उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2016 में। इसका मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक, और इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों को जोड़ना है। अगर बात किया कृषि उड़ान 2.0 योजना के तहत, तो इस योजना के तहत किसानों के जो खराब होने वाले उत्पाद हैं जैसे फल और सब्जियों को हवाई मार्ग से पहुंचाना है। डिजी यात्रा में बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके एयरपोर्ट पर पेपरलेस एंट्री दी जाती है, और नाव निर्माण योजना का उद्देश्य एयरपोर्ट की क्षमता को लगभग 5 गुना बढ़ाना है। अगर बात की जाए वायु परिवहन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो जो पवन हंस भारत की सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा थी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई, ये मुख्य रूप से ONGC को समुद्र से तेल खोजने के लिए सेवा देती है। तो जो पवन हंस भारत की सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा है, जिसकी स्थापना सन 1985 में हुई, ये मुख्य रूप से ONGC को समुद्र में तेल खोजने के लिए क्या देती हैं? सेवाएं देती हैं। तो जो पवन हंस सरकारी हेलीकॉप्टर है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये मुख्य रूप से ONGC को समुद्र में तेल खोजने के लिए सेवाएं देती हैं।
केरल का कोच्चि हवाई अड्डा अडुम दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। तो केरल का कोचीन हवाई अड्डा है, जो केरल का कोचीन हवाई अड्डा दुनिया का क्या है, जो केरल का कोचीन हवाई अड्डा है दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो 100% किससे चलता है, सौर ऊर्जा से संचालित है। अगर बात की जाए लेह लद्दाख में स्थित कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, लेह में स्थित है, और जिसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे। क्या है, कुशोक बकुला रिम्पोचे जो हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, और कहाँ पर स्थित है, लेह में स्थित है। अगर बात की जाए सिक्किम का पांग्योंग हवाई अड्डा राज्य का पहला और भारत का 100% ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो सिक्किम का जो पांग्योंग हवाई अड्डा है ये राज्य का पहला है, सिक्किम राज्य का पहला, और भारत का 100% 100वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। क्या है, 100वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। कौन सा है, जो 100वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वो कौन सा है, सिक्किम का पांग्योंग हवाई अड्डा है। तो जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा है वो निर्माणाधीन है, और पूरा होने पर यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। तो जो जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा के अंदर स्थित है वो अभी उसका काम चल रहा है। अभी उसका जब काम पूरा हो जाएगा, पूरा होने पर यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। दिल्ली से मुंबई के बीच का हवाई मार्ग भारत का सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जो पवन वंश है जो भारत की सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये मुख्य रूप से किसको सेवा प्रदान करती है, ओएनजीसी को समुद्र में तेल खोजने के लिए सेवाएं देती है। केरल का कोचीन हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा जो 100% किससे चलता है, सौर ऊर्जा से। जो लेह का जो हवाई अड्डा है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। सिक्किम का पांग्योंग हवाई अड्डा राज्य का पहला और भारत का 100वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। और जो जेवर एयरपोर्ट है जो नोएडा के अंदर निर्माणाधीन है, जब वो पूरा हो जाएगा तो वो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। और दिल्ली से मुंबई के बीच का जो हवाई मार्ग है यही भारत का क्या है, सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब बात की जाए भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों की, तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, और ये भारत का सबसे व्यस्त है और पहला हवाई अड्डा है। अगर बात की जाए छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये मुंबई में स्थित है और ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो भारत का सबसे व्यस्त पहले हवाई अड्डे की बात की जाए तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है, और दूसरे नंबर पर है वो छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। अगर बात की जाए चेन्नई का, तो चेन्नई का मीनाकम्मा हवाई अड्डा है जो तमिलनाडु का मुख्य हवाई अड्डा है। अगर बात की जाए कोलकाता का, तो कोलकाता का कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन सा है, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है वो कहाँ का स्थित है, कोलकाता का है। उसका पूरा नाम क्या था, दमदम था। क्या था, दमदम। ये हवाई अड्डों के नाम आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, तो याद रखिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है, जिसका पुराना नाम क्या था, दमदम। अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो ये लखनऊ में स्थित है और इसका लोकप्रिय नाम क्या है, अमोसी। क्या है, इसका लोकप्रिय नाम है वो अमोसी है। अगर बात की जाए बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। अगर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। अगर बात की जाए राजीव गांधी हवाई अड्डा, तो ये हैदराबाद में स्थित है। और अगर बात की जाए शेख अल आलम हवाई अड्डा, तो ये श्रीनगर में स्थित है। अगर बात की जाए गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा, तो कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में। और ये जो गुवाहाटी में जो गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा है ये पूर्वोत्तर भारत का क्या है, सबसे बड़ा है। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है, गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा, और कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। इसी तरह ये कालीकट हवाई अड्डा है जो कोझिकोड केरल के अंदर स्थित है। तो यहाँ आपको हवाई अड्डों के नाम याद रखने हैं, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे व्यस्त की बात की जाए तो इंदिरा गांधी है, और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके साथ आपको केम्पनगोड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी याद रखना है, वो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, केम्पनगोड़ा जो हवाई अड्डा है वो बेंगलोर में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई में, मीनाकाम्बा चेन्नई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, राजीव गांधी हैदराबाद में, शेख अल आलम श्रीनगर में,
गोपीनाथ बोरदली गुवाहाटी में, और कालीकट कहां पर स्थित है? कोझिकोड में। तो अभी तक अपने हवाई अड्डों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली वायु डाक सेवा कहां शुरू की गई थी? तो भारत की पहली जो वायु डाक सेवा है वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में नागरिक उड्डयन का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो भारत में जो नागरिक उड्डयन है उसका जो नेशनलाइजेशन है वो 1953 में हुआ था। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो जो एयर इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी, टाटा एयरलाइंस के रूप में। एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 2022 में एयर इंडिया का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया, निजीकरण किया गया। क्या किया गया? निजीकरण किया गया था। तो नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था, क्या किया गया था? 2022 में एयर इंडिया का क्या हुआ है? निजीकरण हुआ है। डीजीसीए का पूरा नाम क्या है? तो डीजीसीए का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो कौन सा है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो उड़ान योजना का उद्देश्य सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना। क्या है? सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना। उड़ान योजना कब शुरू की गई थी? तो उड़ान योजना है वो 2016 में शुरू की गई थी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाए तो कौन सा है? कोलकाता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो हवाई अड्डा है वो लद्दाख में स्थित है। और कौन सा है? लेह में। कहां पर स्थित है? जो लेह हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत में सबसे पुरानी एयरलाइंस कौन सी है? तो अगर बात की जाए भारत की सबसे पुरानी एयरलाइंस, तो भारत की सबसे पुरानी एयरलाइंस है जो एयर इंडिया है। कौन सी है? एयर इंडिया है। भारत में निजी एयरलाइंस कब शुरू की गई? तो भारत में जो निजी एयरलाइंस है वो कब शुरू की गई थी? 1990 के बाद में। कब शुरू की गई थी? 1990 के बाद में। भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल कौन संचालित करता है? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कौन संचालित करता है भारत में? तो AAI। कौन करता है? AAI, जिसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो पहली वायु डाक सेवा जो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में की गई थी, उसी को क्या माना जाता है? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत। एयर इंडिया की स्थापना मूल रूप से किस नाम से की गई? तो एयर इंडिया की जो स्थापना है वो मूल रूप से किस नाम से हुई थी? टाटा एयरलाइंस के नाम से। किससे हुई थी? 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में स्थापना हुई थी। एयर इंडिया का पुनः निजीकरण कब हुआ था? तो एयर इंडिया का जो पुनः निजीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 2022 में टाटा समूह को क्या दे दिया गया था? एयर इंडिया को वापस दिया गया। भारत में सबसे नया विकसित बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो जो नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है ये भारत का सबसे नया विकसित और सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भारत में सबसे अधिक उड़ानें किस मार्ग पर चलती हैं? तो भारत में जो सबसे अधिक उड़ानें हैं वो दिल्ली मुंबई मार्ग पर चलती हैं। किस पर चलती हैं? जो दिल्ली मुंबई मार्ग पर भारत की सबसे अधिक उड़ानें चलती हैं और यही मार्ग सबसे व्यस्त मार्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।